हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आप आप देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन के पार्ट 7 को। आपने केमिस्ट्री के सॉल्यूशन पार्ट 6 को मिस कर दिया हो तो पहले आप उससे देख लें। उसमें हम लोग हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस किए थे, तो बने रहिए। मेरा नाम है पंकज सर, आप देख रहे हैं द साइंस वर्ल्ड पलामू, पलामू से, झारखंड से। हम यहाँ एकेडमिक सारे जितने भी एकेडमिक एग्जामिनेशंस जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आईआईटी जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस सब चीज़ का भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले आपको यहाँ बता दें कि पार्ट 7 में हमको क्या क्या सीखना है इस वीडियो में। पार्ट 7 में सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ सॉल्यूट्स का डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूट्स कितने तरह के होते हैं। जैसे हम लोग सॉल्यूट्स मतलब जब हम डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो कोई सॉल्यूट्स होते हैं क्या कि अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मतलब अच्छी तरह से डिज़ोल्व करने का मतलब अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने के बाद वो क्या करते हैं, जल्दी से वोलाटाइल नहीं हो पाते हैं। कोई सॉल्यूट वोलाटाइल हो जाते हैं। मतलब वोलाटाइल का मतलब उड़नशील, आप समझिए इसको, शुद्ध हिंदी में उड़नशील या वाष्पशील कहते हैं, ठीक है। वो सॉल्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे पहला चीज़। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूट्स के बाद यहाँ बता देते हैं आपको। उसके बाद हम लोग यहाँ वेपर प्रेशर का डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ का? वेपर प्रेशर का, ओके। वेपर प्रेशर का जो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, वेपर प्रेशर, ओके। और वेपर प्रेशर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ वेपर प्रेशर हम लोग देखेंगे कि लिक्विड और लिक्विड यानी दो लिक्विड लिक्विड अगर वोलाटाइल वोलाटाइल सॉल्यूट रहे तो उसके सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में एक रॉल्स लॉ को देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? रॉल्स लॉ को। ये रॉल्स लॉ बहुत ही फेमस लॉ है और ख़ास करके एकेडमिक एग्जामिनेशन में, उन्हें सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ओके। तो रॉल्स लॉ, उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। फिर हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ के, फिर हम लोग हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ के, हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ के, हेनरी लॉज और रॉल्स लॉ के बीच में एक रिलेशन देखेंगे कि ये दोनों के बीच में क्या डिफर है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब वोलाटाइल सॉल्यूट हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये वेपर फेज में किस तरह का एक वेपर फेज में किस तरह का रिलेशन देता है, और लिक्विड फेज मतलब जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड फेज में किस तरह का रिलेशन देता है। तो सब रॉल्स लॉ के ही संदर्भ में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं सबसे पहले कि सॉल्यूट्स हम लोग यहाँ दो तरह से हम लोग सॉल्यूट्स को यहाँ लिखे हैं। सॉल्यूट्स को एक होता है, सॉल्यूट्स में यहाँ दो तरह से लिखें। क्या? सॉल्यूट्स यहाँ दो तरह से हम लोग डिस्कस किए हैं। एक आपका वोलाटाइल सॉल्यूट्स और एक आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स, ओके। अब वोलाटाइल सॉल्यूट्स होता क्या है? तो वोलाटाइल सॉल्यूट्स हम लोग ये देखते हैं, यानी सॉल्यूट्स यहाँ दो तरह से डिस्कस करना है, एक वोलाटाइल सॉल्यूट्स और एक दूसरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो वोलाटाइल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे लोग? वाष्पशील विलय। क्या कहते हैं? वाष्पशील विलय या उड़नशील विलय भी आप इसको कह सकते हैं। तो लिखें वोलाटाइल। वोलाटाइल आप यहाँ नाम से ही जिक्र है, उड़नशील। उड़नशील मतलब उड़नछू हो जाना ना। आप सॉल्यूट को जैसे ही डिज़ोल्व कीजिएगा, आप सॉल्यूट को क्या कीजिएगा, जैसे ही डिज़ोल्व कीजिएगा सॉल्यूट को पानी में, ठीक है, एक सॉल्यूट पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप इसको हीट करिएगा तो ये क्या करेगा, सॉल्यूट इसमें जो डिजॉल्विंग है ये पूरे सॉल्यूशन आपका धीरे धीरे इसमें सॉल्यूशन में क्या होगा, आयन के रूप में ये डिसोसिएट कर जाएगा ना। आयन के रूप में जो भी आप सॉल्यूट डाले हैं, जैसे नमक डाले हैं NaCl, ओके, नमक डाले हैं तो ये अपने आयन में टूट जाएंगे। आयन में कैसे टूटेंगे? Na पर प्लस और Cl पर माइनस, ओके। ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी आयनीकृत हो जाएंगे। तो जब आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे तो जल्दी ये क्या करेंगे, आपका जब बर्तन खुला रहेगा तो ये जल्दी एयर के कांटेक्ट मतलब तुरंत ये आपका उड़ जाएगा ना, यानी कि वोलाटाइल हो जाएगा, वाष्पशील हो जाएगा। तो इसी सॉल्यूट्स को हम लोग कहते हैं
वोलाटाइल सॉल्यूट, क्या कहते हैं इसको, वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये चीज़ को यहाँ लिखे हुए हैं कि द सॉल्यूट विच डिसोसिएट्स, डिसोसिएट्स का मतलब होता है विघटित हो जाना, टूट जाना, ठीक है, इनटू आयंस, है ना, अपने आयंस में वो टूट जाते हैं। इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन में वो अपने आयंस में टूट जाते हैं तभी तो वो वाष्पीकृत होंगे, अगर नहीं टूटेंगे तो जल्दी वो वाष्पीकृत नहीं होंगे। जैसे कि आप उसमें अभी हम दिखाएंगे एग्जाम्पल में क्या होता है। जैसे खास करके अभी एसिड, बेस, साल्ट्स, ये जितने भी एग्जाम्पल है एसिड, बेस, साल्ट्स, जैसे एसिड HCl होता है, ठीक है, HClO4 होता है, मतलब ये सब जितने भी हैं सब एसिड है, HNO3 होता है, ठीक है। NaOH कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। HCl भी H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा जो एसिड है, NaOH एक बेस है, और ये NaCl, KCl ये सब सॉल्ट है, CS2 C2H5OH इथाइल एल्कोहल है, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं एक तरफ से ये जितने भी C2H5 प्लस और OH माइनस में ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी एसिड बेस सॉल्ट्स हैं सब वोलाटाइल सॉल्यूट है। फिर हम इसी को वोलाटाइल सॉल्यूट को एक नया अंदाज देंगे चैप्टर 3 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वहाँ आएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। लेकिन वहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में यहाँ हम लोग कोई करंट नहीं बहा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूट्स होंगे उसमें क्या होंगे कि जब आप किसी कंटेनर में डालिएगा, जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को कंटेनर में डालिएगा ना, तो पानी में डाल के जब कंटेनर में उसके सॉल्यूशन बना रहे होंगे, अब जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करिएगा तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ हीट दे के हम लोग क्या कर रहे थे, आयन में तोड़ रहे थे। और यहाँ क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिक करंट देकर ये आयन में क्या करेगा, टूटा जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू से जब आयन में डिसोसिएट हो रहा है तो वैसे सॉल्यूट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे, ठीक है। और जो सॉल्यूट नहीं डिसोसिएट हो रहे हैं जब हम उसमें करंट पास कर रहे हैं तो वैसे सॉल्यूट्स को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। जो अगला ये फोर्थ आपका ये सॉरी थर्ड चैप्टर में यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बेखूबी इसको देखेंगे। खैर, तो वही चीज़ को यहाँ हिंदी में लिखे हैं, आप इसे हिंदी में नोट कर ले चलते जाइएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में बच्चे लोग आप नोट करते चले जाइएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको नोट्स के साथ ही बहुत अच्छे वीडियो को प्रॉपरली बनाकर मेहनत करके एक सीक्वेंस से आपको समझाकर नोट्स की तरह क्लास की में जैसे दिखाया जाता है, क्लास में रिप्रेजेंट किया जाता है, उस तरह से आपको लिखाते चले जा रहे हैं, यानी समझाते चले जा रहे हैं। खैर, अब आपको यहाँ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स दिख रहा होगा ना, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है क्या, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन, नॉन मतलब अवाष्पशील, मतलब उड़नशील नहीं होना, अउड़नशील जिसको कहते हैं, ठीक है, अउड़नशील विलय, अवाष्पशील विलय। तो ये लिखे है कि क्या, कि द सॉल्यूट विच डज नॉट, ठीक है, थोड़ा सा यह पेन दे के ऊपर लिखे, डज नॉट छूट गया था, डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन, डैट इज I.E का मतलब डैट इज, अर्थात नो टेंडेंसी टू इवापोरेट, है ना, इस कॉल्ड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब ऐसा सॉल्यूट है कि आप जब इसको किसी कंटेनर में जब आप इसको एक सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब पानी में जब इसको आप घोलते हैं, ठीक है, तो पानी में जब घोलने का कोशिश करते हैं तो आप जब इसको टेम्परेचर देगा तो जल्दी ये डिसोसिएट नहीं होगा आयन में, ओके। आयन में जब डिसोसिएट नहीं होगा तो बेखूबी ये तो जल्दी वाष्प नहीं बना पाएगा, और वाष्प जब नहीं बना पाएगा तो वैसे सॉल्यूट को हम लोग कहेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो याद रखिएगा, वोलाटाइल सॉल्यूट जो डिसोसिएट हो जाए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो आयन में अपने डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर डिसोसिएट होंगे भी तो थोड़ा समय लेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसमें आपको देना पड़ेगा। तो वैसे सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल है आपका, जैसे आता है एग्जांपल में आपका क्या, यूरिया, ओके, यूरिया, यूरिया हो गया जिसका फार्मूला NH2CONH2 है, ओके। ग्लूकोज जिसका C6H12O6 है, ठीक है, ये सब फेमस एग्जांपल है इसके नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। सुक्रोज जिसको चीनी कहते हैं, कैन शुगर कहते हैं, C12H22O11, है ना, ETC। ये इस तरह के बहुत सारे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स आते हैं, ओके। तो आप समझ गए होंगे वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो याद रखिएगा वोलाटाइल मतलब ऐसे सॉल्यूट, इसका हम लोग यूज़ करेंगे इस टर्म को आगे, है ना, कंसेप्ट में यूज़ करेंगे, जो कि अब इसी पर चैप्टर ये बेसिस है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के आधार पर और वोलाटाइल सॉल्यूट के आधार पर।
तो आप सीख गए कि वोलाटाइल जो डिसोसिएट हो जाते हैं आयन में, नॉन वोलाटाइल जो डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसका मतलब इवापोरेट नहीं हो पाते। इवापोरेट मतलब ये वाष्पीकृत नहीं हो पाते हैं। ओके, उसी को हम लोग नॉन वोलाटाइल कहेंगे। चलिए अब आते सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ गया ना, वेपर फेज, जिसका इंतजार था। अब सीखते हैं हम लोग वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर फेज मैंने बोल दिया था, वेपर प्रेशर अब सीखते हैं, बहुत देरी से इंतजार था। ये वेपर प्रेशर आपको इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में हर जगह कॉमन है, बहुत परेशान करेगा वेपर प्रेशर, ठीक है। और ख़ास करके वेपर प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे एनसीईआरटी में जिसका दिया हुआ है, तो हम लोग इसको खैर डिस्कस करेंगे वीडियो में पूरा वेपर प्रेशर से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर आप कैसे निकालते हैं, लिक्विड का वेपर प्रेशर होता क्या है एक्चुअली में। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर, अब सबसे पहले वेपर प्रेशर को आप यहाँ डिनोट करके लिख सकते हैं, वीपी मतलब। अब वीआईपी इसको मत समझ जाइएगा ना कि आई सब वीआईपी है, कोई वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसा कुछ नहीं ना, वीपी शॉर्ट में लिखे वेपर प्रेशर। ओके, तो अब देखो हम ये क्या लिखे हैं कि द प्रेशर एक्जर्टेड, एक्जर्टेड मतलब होता है लगाया जाना, ठीक है। द प्रेशर एक्जर्टेड बाय द वेपर, वेपर के द्वारा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर यानी सतह पर वेपर के द्वारा, वेपर के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है आपका, वेपर प्रेशर। लेकिन थोड़ा सा कॉमा देकर और आप इतना भी लिख सकते हैं, जब आपको कंफ्यूज पैदा हो तो इतना लंबा डिफिनेशन कहेगा सर इतना लंबा डिफिनेशन क्या लिखा दे रहे हैं, तो आप इतना ही लिख सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। लेकिन थोड़ा सा कॉमा देकर हम बढ़ाए हैं कंसेप्ट को समझने के लिए कि द लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम या को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये वेपर प्रेशर जैसे मतलब प्रेशर क्या है, एक दाब है, दाब है मतलब कि किसी लिक्विड के सरफेस पर जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, ठीक है। प्रेशर कब ये प्रेशर एक्सर्ट होगा, जब जब यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, जब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, तभी आपका क्या करेगा, लिक्विड के सरफेस पर, ठीक है, वेपर के द्वारा प्रेशराइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली वेपर प्रेशर टर्म जो इस्तेमाल होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन टर्म इस्तेमाल होता है, वो एक क्लोज कंटेनर में होता है। क्लोज कंटेनर मतलब जो बंद पात्र होता है, क्लोज वेसल में होता है, कभी भी खुला बर्तन में ये वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम का कंडीशन लागू नहीं हो पाता है। जब भी प्रेशर, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का जब भी आपका टर्म इस्तेमाल हो, तो आप समझ जाइए कि ये क्लोज कंटेनर की बात कर रहा है। ओके, तो अब इसको आप समझ सकते हैं कि है क्या, जैसे एक फिगर से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग क्या किए हैं, ये आप ये देखिए फिगर से, ठीक है। वही हिंदी में भी लिखे हैं दोस्तों। जैसे हिंदी में क्या लिखे हैं कि साम्यावस्था, साम्यावस्था का मतलब नहीं बोले इक्विलिब्रियम कंडीशन, हाँ हैगा ही। साम्यावस्था पर द्रव की सतह, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ओके, बहुत ईजी डिफिनेशन है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ साम्यावस्था क्या कहता है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बर्तन सा बनाया हुआ है ना, यह देखने को नजर आएगा क्या कि ये बर्तन सा बनाया हुआ है, ये क्लोज कर दिया गया है ऊपर से, है ना, बर्तन को पैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया है ढक्कन से, ठीक है। अब इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि अब यहाँ पानी है, ठीक है, यहाँ क्या है आपका वाटर है। अब वाटर जो है सो आप वाटर को पूरा भर मत दो, क्योंकि उसका वेपर भी तो बनाना चाहिए ना। तो अब यहाँ वाटर है, मान लो आधा बर्तन, बर्तन में आधा पूरा वाटर है कंटेनर में। अब यहाँ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप लगातार इसको हीट करो, ठीक है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप जब इसको हीट करोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तब हीट करने के बाद ये वाटर कुछ देरी के बाद क्या होगा, ये वेपर फॉर्म में आएगा ना। यही वेपर फॉर्म में ये दिखाए हैं जो उड़ता हुआ टाइप का, ये वेपर फॉर्म है, ठीक है। ये वेपर फॉर्म में आ रहा है। अब ये वेपर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें हमारा कंटेनर कैसा है, ये क्लोज है, ठीक है। अब जैसे खुला हुआ कंटेनर रहता, ये खुला हुआ रहता तो वेपर तो पक्का है कि पानी का जो वेपर बनता, जो वाष्प बनता, वो तो उड़ जाता। लेकिन यहाँ तो उड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा कंटेनर क्लोज है।
तो जब कंटेनर क्लोज है तो यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि ये जब कंटेनर क्लोज है तो यहाँ लिक्विड आप देख रहे होंगे कि ये लिक्विड, ठीक है, और ये वेपर दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गए। तो उसी कंडीशन में यहाँ क्या होगा कि वेपर के द्वारा जो है सो यहाँ सतह पर लगाया जाएगा दाब। यहाँ सतह पर क्या करेगा, वेपर के द्वारा ये सरफेस पर प्रेशराइज किया जाएगा कि भाई हमको बाहर निकालो, है ना, जो हम वाष्प बने उसको बाहर निकालो, ठीक है। तो वही जो यहाँ पूरे सरफेस पर जब प्रेशर लगाता है वेपर, तो उसी को हम लोग यहाँ वेपर प्रेशर टर्म दिए हैं। आप इसको एक सीख सकते हैं इस तरीक़ा से। कैसे? इस तरीक़ा से आप सीख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक उसी तरह से कंटेनर क्लोज लेते हैं। आप देखे होंगे कि यहाँ आप वाटर लेते हैं, ये बाउंड्री है इसका, मान लो सरफेस, और ये क्लोज कंटेनर है, तो ये वेपर बन रहा है, ठीक है, ये वेपर बन रहा है। तो अब यहाँ आप देखे होंगे जब कुकर प्रेशर करने का मतलब है आपके घरों में, जब घर में यूज़ करते हैं ना कुकर, तो कुकर के बर्तन में आप देखे होंगे कि आपका ऊपर से ढक्कन जब आप पैक कर देते हैं, दाल को सिझाते हैं या चावल बनाते हैं या पानी को ही बॉईल करते हैं, तो आप वहाँ देखे होंगे क्या कि उसमें ढक्कन के ऊपर सीटी लगा रहता है। अब जब ये सीटी लगा रहता है ढक्कन के ऊपर, तो होता क्या है आप इसको समझ सकते हैं कि लिक्विड यानी कि जो आप पानी डाले हैं इसमें, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब आप इसको लगातार हीट करते चले जा रहे हैं, अब ये वेपर बनना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हो गया? वेपर बनना शुरू हो गया। अब जब वेपर बनना शुरू हो गया, ओके, तो यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, इसको आप थोड़ा सा हम ये करके आपको दिखा देते हैं। ये दूसरे पेन से लेकर आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपका ये, ओके, ये देखिए, ये वेपर बनना यहाँ शुरू हुआ, ओके, कंटेनर क्लोज है। तो आपने देखा क्या होगा कि लिक्विड अब वेपर बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड से वेपर बनना, इवापोरेशन मतलब वेपोराइजेशन। अब क्या हो रहा है, ढक्कन को आप क्लोज करके रखे हैं, तो कुकर के सीटी यहाँ लगा हुआ है। अब ढक्कन को क्लोज करके रखे हैं, तो फिर वो क्या किया, वो अब जो वेपर बना है, वेपर से फिर वो लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। यानी एक बार लिक्विड से वेपर, वेपोराइजेशन, इवापोरेट हो रहा है, और फिर वेपर से आपका वो लिक्विड बन जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम आया ना, कंडीशन इक्विलिब्रियम आया, तो तभी यहाँ क्या होगा, दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। किसका? वाटर का और वेपर का। तब वेपर क्या करेगा कि सरफेस पर यहाँ फोर्स लगाना शुरू कर देगा। अब जब फोर्स लगाना शुरू कर देगा, प्रेशराइज करना शुरू कर देगा कि भाई हमको बाहर निकालो, हमको निकालो बाहर। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जब वेपर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वेपर ज़्यादा हो जाता है, तब यहाँ क्या करता है, लिक्विड के अपेक्षा वेपर ज़्यादा हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ क्या करते हैं, सीटी जो लगा रहता है कुकर के ऊपर, वो सीटी सटाक से ऊपर उठ जाता है। अब सीटी सटाक से ऊपर उठ जाता है ना, सीटी देना शुरू कर देता है कुकर प्रेशर, और फिर जब वो मेंटेन कर लेता है कुकर प्रेशर के अंदर सीटी देने के बाद, ये मेंटेन कर देने लगता है, ठीक है, यानी लिक्विड, अब लिक्विड की मॉलिक्यूल्स वहाँ ज़्यादा हो जाते हैं और वेपर कम हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर आपका सीटी बंद हो जाता है। फिर उसी अवस्था से फिर लिक्विड खोल के वेपर बनाएगा, और लिक्विड खोल कर फिर वेपर बनाएगा, और वेपर की मॉलिक्यूल्स फिर ज़्यादा हो जाएंगे, फिर सीटी को ऑफ करेगा, सीटी लगेगा, और फिर आपका उसी तरह से वेपर भी आपका लिक्विड बन के चला आएगा। ठीक है, मतलब ये बार बार प्रोसेस ऐसा होता रहेगा, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, और उसी समय क्या करेगा कि वेपर अपना प्रेशर लगाना शुरू करेगा। उसी को हम लोग यहाँ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ सीख लिया होगा दोस्तों, है ना।
बच्चे लोग आप तो सीख गए होंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या, कुछ नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बस वेपर के द्वारा ने प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है कहाँ, लिक्विड के सरफेस पर। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाइड होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, किसी क्लोज कंटेनर में अप्लाइड होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ कहते हैं वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब। अब यहाँ देखिए वही चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, एक तो आपका वेपोराइजेशन हो गया, लिक्विड से वेपर बनना, वेपोराइजेशन, और फिर वेपर लिक्विड में चेंज हो गया, है ना, लिक्विड से वेपर वेपोराइजेशन, इवापोरेशन, फिर वेपर से लिक्विड इक्विलिब्रियम। देख रहे हो ना, साम्य का ये चिन्ह है इक्विलिब्रिया का। तो इसी को कहते हैं वेपर से लिक्विड बनना, मतलब कंडेंसेशन। ठीक है, तो एक बार वेपोराइजेशन फिर कंडेंसेशन, तो इस तरह से चलता रहता है, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब वेपर प्रेशर किन किन बातों पर निर्भर करता है, वेपर प्रेशर के कौन कौन से केस अफेक्ट करते हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये चीज़ देखिए आप। देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। पहला चीज़ क्या है कि इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन शेप और साइज ऑफ कंटेनर। ठीक है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन शेप और साइज ऑफ कंटेनर, मतलब ये कंटेनर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, कंटेनर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी पात्र की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है, जितना बड़ा आकृति या छोटा आकृति तो वॉल्यूम भी तो उतना बड़ा ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा गैस बनाएगा, उतना ज़्यादा वेपर दिस डैट, यानी कि कंटेनर के किसी भी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। अब आता है क्या, फर्स्ट सेकेंड में क्या आता है, सेकेंड में आता है कि इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब सब्सटेंस की जब नेचर पर डिपेंड करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि सब्सटेंस के नेचर पर कैसे डिपेंड करेगा भाई, तो हम यहाँ लिखे हैं कि वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वेपर प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा भाई, अब जाहिर सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज़्यादा लगेगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा लगेगा, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा लगेगा, उतना वो जल्दी उनका टेंडेंसी एस्केप करने का नहीं होगा, मतलब इवापोरेट करने का टेंडेंसी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, और जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर लगेगा, यानी नहीं लगेगा, तो वो तो जल्दी एस्केप कर जाएंगे। ठीक है, हिट करने के दौरान, तो उसे हम लोग यहाँ इस चीज़ को रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, तो ये आपसे क्या है कि क्या चीज़ डिपेंड करता है आपका। अब यहाँ जैसे एक टर्म आता है, थोड़ा सा इसको साइज को गड़बड़ा गया है, सॉरी, एक मिनट। ओके, अब यहाँ देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि वाकई में कि एग्जांपल में जैसे H2 और C2H5OH के C2H5 इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर आप यहाँ देखें क्या, इथानॉल में ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। क्यों भाई, यानी कि वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इथानॉल का कम होगा, और वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। क्या चीज़ के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड। हम आपको बताए थे कि तीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जहाँ भी आते हैं, फोन याद रखने के लिए बोले हैं, फोन FON, तीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये तीन जहाँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम रहेंगे, यहाँ आपका सबसे ज़्यादा
सबसे मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होंगे। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होंगे। तो अब यहाँ देखिए, तो इथानॉल में आप यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आपका वाटर में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स लगभग आपका एक मॉलिक्यूल में, मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में आप देखिएगा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम हो जाता है। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा इसका, ठीक है। और इथानॉल में यहाँ देखिएगा कि एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होगा उतना ज़्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण बल होंगे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, आपका वेपर प्रेशर कम होगा, और इथानॉल का वेपर प्रेशर यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो आप यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आते रहते हैं, तो आप इस चीज़ को घबराना नहीं है। तो इथानॉल जब भी जाए वेपर प्रेशर की बात करेगा तो इथानॉल का हमेशा वेपर प्रेशर वाटर के अपेक्षा ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते। ओके, अब दूसरा एग्जांपल और यहाँ लेकर आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है क्या कि एक ये C2H5 यहाँ आपका इथानॉल है। ओके, यहाँ OH छूट गया है, लिख लीजिएगा। इथानॉल का चूँकि फार्मूला होता है C2H5 लिख दिए हैं, ठीक है। अब उसको सुधार लीजिएगा। ओके, तो ये इथानॉल है, इथानॉल, और ये ग्लाइकोल है CH2OH, CH2H, ठीक है। हाइड्रोजन का कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, 2 1, यहाँ आप देखिएगा 2 1 3 और 1 4, उसमें गलती नहीं है। तो ये ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल जिसको कहते हैं, ये ग्लिसरॉल हो गया। एक और बस 3 कार्बन का एक चेन होता है कार्बन का, ठीक है। इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया जाता है ग्लिसरॉल ग्लाइकोल का। तो यहाँ देखने को क्या मिलेगा, यहाँ देखो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ठीक है। और यहाँ आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ तो आपको 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड तो ग्लिसरॉल बना रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी का ज़्यादा होगा। अब इसका ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो वेपर प्रेशर यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए वेपर प्रेशर देखने को क्या मिल रहा है, इथानॉल का ज़्यादा है, फिर ग्लाइकोल का, तब ग्लिसरॉल का, ठीक है। तो आई होप समझ गए कि हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या चक्कर है, आखिर कौन इथिलीन ग्लाइकोल, ये सब काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल सॉल्यूट के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि किसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। बॉइलिंग पॉइंट में भी हम लोग टर्म इस्तेमाल करेंगे इसका, तो वहाँ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जान के रखिए कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेपर प्रेशर उतना ही आपका कम होगा, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर आता है क्या, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर आप तो जनरली आप लैब में भी देखते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटल भी आप देख ही चुके होंगे घर में जब आप खाना पीना पकाते हैं। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप दीजिएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, लिक्विड वेपर जल्दी इवापोरेट हो पाएंगे, वेपोराइजेशन हो पाएंगे, और उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओ, इवापोरेट जल्दी होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना बढ़ाते चले जाओ वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों के बीच में एक कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन का दिखा दिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का आपका। अब हमको डिस्कस करना है क्या कि वेपर प्रेशर, ये अब डिस्कस करना है की वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। आणि एक नहीं बोले थे, ये बहुत ही मोस्ट वांटेड, मतलब किसी भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे जैक बोर्ड का एग्ज़ाम हो, यूपी बोर्ड का किसी तरह का एग्ज़ाम हो, सॉल्यूशन चैप्टर है तो ये तो भाई पूछेगा ही पूछेगा। तो आप इसको बस ध्यान में रख लीजिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड, अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि दो वोलाटाइल लिक्विड है, दो क्या है, वोलाटाइल लिक्विड है, उड़नशील लिक्विड है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमको यहाँ देखना है क्या, उसी का एक साइंटिस्ट हैं रॉल्स, वही रॉल्स साहब जो है सो साइंटिस्ट यहाँ ये नियम दिए हैं। ओके, यही रॉल्स साहब साइंटिस्ट, ये दो लिक्विड सॉल्यूशंस के बीच में वेपर प्रेशर किस तरह से एग्जिस्ट करता है उसके संदर्भ में, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ रॉल्स का लॉ है जो मोस्ट वांटेड लॉ है।
और बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ, यहाँ इम्पोर्टेंट, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, एकेडमिक एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं 2 नंबर में ये प्रश्न। ओके, तो यहाँ आपको सबसे पहले फिगर समझा दें। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा क्या, आगे हम बताएंगे, फिर रॉल्स लॉ का इस चैप्टर में पूरा खगोल देगा आपको, ठीक है। हर जगह रॉल्स लॉ इस सॉल्यूशन में परेशान करेगा, तो रॉल्स लॉ से घबराना नहीं है। वो एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का एक रॉल्स लॉ एक अलग केस है, एक वोलाटाइल सॉल्यूट का एक अलग केस, यानी 2 तरह का यहाँ केस हम लोग को रॉल्स लॉ में पढ़ने को मिलेगा। एक आपका सबसे पहले रॉल्स लॉ कंटेनिंग 2 वोलाटाइल लिक्विड, जो ये फर्स्ट केस है, और एक सेकेंड केस में आपको देखने को मिलेगा रॉल्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ओके, तो ये दोनों पर एक्सपेरिमेंट रॉल्स लॉ का अपना एक कैलकुलेटेड फार्मूला दिए हैं। अब कहता क्या है रॉल्स लॉ, आइए सबसे पहले इसको हम फिगर से समझते हैं। हम किए क्या, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक कंटेनर ले लिए। ओके, क्या ले लिए, कंटेनर। अब इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड जो भी है, एक लिक्विड के रख दिए जो वोलाटाइल है। अभी वोलाटाइल में हम आपको दिखाए थे कि जो उड़ जाए, ठीक है, उड़नछू हो जाए। ओके, वोलाटाइल लिक्विड रख दिए, ठीक है, प्योर लिक्विड है। इसमें प्योर लिक्विड कहने का मतलब है कि अब जब हम इसमें पानी रख दिए तो ये पानी ही होगा, इसमें हमको किसी तरह का और भी वोलाटाइल सॉल्यूट को, जैसे नमक या कोई भी सॉल्यूट को यहाँ ऐड नहीं करना है। ओके, तो ये प्योर हो जाएगा। तो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड ए, ये ए मान के चले कि मान लो ये बर्तन है, इस तरह सा कंटेनर है, तो आप देख ही रहे हैं कि ये ए के ये सॉल्यूट है, ठीक है, और ये वेपर हैं। ये ऊपर वाला जो बिंदु आपको देखने को मिल रहा है ये वेपर फेज है। तो उसी को हम लोग पी नॉट ए करके लिखे। पी नॉट ए का मतलब ऊपर नॉट लगा दिया, मतलब ये प्योर हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या देखने को मिला आपको कि प्योर लिक्विड है, पी नॉट ए को वही चीज़ को लिखे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये टर्म बहुत इस्तेमाल होगा फार्मूला में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यानी प्योर सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर है। ओके, अब यहाँ देखो, अब लिक्विड कहो या सॉल्वेंट कहो, लेकिन एक तरह से ये मतलब 2 वोलाटाइल सॉल्यूट ही हैं। लेकिन हम लोग सॉल्वेंट सॉल्यूट कब कहेंगे, जब एक का मात्रा ज़्यादा एक का मात्रा कम हो। खैर, अब यहाँ एक और वोलाटाइल हम लोग क्या डालें, ये एक बी को दूसरा टाइप का वोलाटाइल है। हो सकता है कि दोनों का मात्रा कुछ अलग फ़र्क हो, इसका मात्रा हो सकता है ज़्यादा हो, इसका मात्रा हो सकता है कम हो, थोड़ा सा मात्रा तो अलग फ़र्क लेना पड़ेगा, तभी एक सॉल्यूट होगा, तभी एक सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूशन आपको बाइनरी सॉल्यूशन बना पाएगा। तो प्योर लिक्विड बी, जिसको हम लोग पी नॉट बी बोले हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, प्योर लिक्विड ये सॉल्यूट बी, ठीक है, ये सॉल्यूट, हम इसको सॉल्यूट मान लिए और इसको क्या मान लिए, ये ए। ऐसे भी हम लोग जब बी में एक दोनों ही एक तरह से सॉल्यूट है, लेकिन है क्या कि एक का मात्रा ज़्यादा एक का मात्रा कम है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो है बी को हम इंडिकेट किए हैं क्या, बी को हमेशा बोलते भी है कि भाई सॉल्यूट है, ठीक है, और ए को पिछली वीडियो में बताए थे कि ए को हम लोग सॉल्वेंट मान के चलते हैं, बी को सॉल्यूट मान के चलते हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में। अब यहाँ दोनों को मिला दिए, नहीं बोले एक का मात्रा कम रहेगा एक का मात्रा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वो आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ मिला दिए, तो ये अब यहाँ देखिए, अब ए का भी है बी का भी, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, और इसका ये वेपर है, तो उसका वेपर फेज में जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, तो ये दोनों होगा, तो एक तो पूरे, आप देखो ए और बी दोनों जब मिक्सिंग हो गया, ये मिक्सचर सॉल्यूशन है, जब सॉल्यूशन तैयार हो गया तो अभी वहाँ तो आप पूरा वेपर प्रेशर तो नहीं होगा, अब दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, तो दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, तो इसीलिए हम इसको अब हम पार्शियल प्रेशर टर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का अब यहाँ वेपर प्रेशर नहीं है। अब क्या है, ए का भी है भाई, बी का भी है, दोनों का 50-50% पार्टिसिपेट है, कुछ मात्रा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पार्शियल प्रेशर टर्म इस्तेमाल करेंगे, तो पी ए मतलब और पी ए पार्शियल प्रेशर लिक्विड ए का, पार्शियल प्रेशर लिक्विड बी का। तो 2 वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है, आप इसका 2 वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन मान के चलिए। अब यहाँ रॉल साहब क्या कहते हैं, रॉल साहब यहाँ कहते क्या हैं कि भाई
कि जितना ज़्यादा इसका जितना ए और बी के रिस्पेक्ट में जो जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर, ये तो इसका ज़्यादा होगा, ये तो कन्फर्म, इसमें कोई किसी तरह का मिलावट नहीं है। ठीक है, जब दोनों को आप मिक्स कर दीजिए कंटेनर में, तो वेपर प्रेशर इसके अपेक्षा तो इसका तो ऑलरेडी वेपर प्रेशर तो कम होगा। जितना जितना जल्दी इसमें इवापोरेट हो पाएगा उतना तो अब इसमें इवापोरेट नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो रॉल्स साहब क्या कहते हैं कि जो मेरा पार्शियल प्रेशर, ये दोनों कंपोनेंट का, ईच कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो जितने भी इसमें जितने भी क्वांटिटी में, यानी जितने भी फ्रैक्शन में, जितने भी यहाँ मौजूद रहेंगे, जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन टर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी सॉल्युबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, यानी मोल फ्रैक्शन करने का मतलब क्या, जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ में आपको बताए थे कि हम लोग सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन लेकर चले थे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को आगे मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किए थे। तो जितना ज़्यादा आपका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। कहने का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी मोल फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन के रूप में जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा उस सॉल्यूशन में, उतना ही ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर भी होगा उस कंपोनेंट का। तो वही रॉल्स साहब कहते हैं। ठीक है, तो रॉल्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। देखो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है, आपको इसको लिखना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखे द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर होगा प्रत्येक कंपोनेंट का, लिक्विड ए का, लिक्विड बी का, जो भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। तो यदि हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट को हम लोग एक्स से, ठीक है, एक सॉल्वेंट के लिए, एक सॉल्यूट के लिए मान के चलते हैं, शुरू से ही मान के चलते आ रहे हैं, तब हमारा क्या होगा रॉल्स के अनुसार, जो पार्शियल प्रेशर जो कंपोनेंट ए का होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मोल फ्रैक्शन एक्स से, उसी तरह से पार्शियल प्रेशर जो बी कंपोनेंट के लिए होगा, लिक्विड बी के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, आप इसको, ठीक है, एक्स बी। अब यहाँ देखो हिंदी में भी वही चीज़ को लिखे हैं, ये उसी का ट्रांसलेट किया हुआ है। रॉल्स रॉल्ट, आप इसको रॉल्ट पढ़िए या रॉल्स पढ़िए। ठीक है, रॉल्स के नियमानुसार विलियन के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, ठीक है, पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब, उसके मोल अंश के समानुपाती होती है। ओके, अब यहाँ क्या देखने को आपको मिला कि अब यहाँ पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह को तो भाई हटाना है हमको, तो उसके बदले में यहाँ के एक कांस्टेंट ही है अपने से, और ये एक्स है। अब हमको ये के का वैल्यू पता करना है ना, तो के का वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर लिक्विड ए का हम लोग मान के चलते हैं क्या, कि वहाँ आपको देखने को लेट अस कंसीडर क्या कर लिए। अब आप जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं, ये प्रूफ भी करके बता चुके हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। ओके, जब एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर आप 1 जान रहे हैं, मानी टोटल जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के जो कंपोनेंट होते हैं उसके यूनिटी के बराबर, यानी एक के बराबर होते हैं। तो भाई जब आपका मोल फ्रैक्शन ए के लिए चाहिए, ठीक है, तो आपको एक्स भी तो जीरो रखना ही पड़ेगा ना। मोल फ्रैक्शन जब सॉल्वेंट के लिए चाहिए तो सॉल्यूट का मान तो आपको जीरो रखना ही पड़ेगा। जब एक्स बी का मान आपको 1 रखना हो तो एक्स ए का मान तो जीरो रखना ही पड़ेगा, चूँकि टोटल मोल फ्रैक्शन का अगर आप ऐड करें सॉल्यूट सॉल्वेंट का तो एक के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखने को क्या मिलेगा कि पी ए इक्वल टू के, एक्स ए की जगह हम 1 रख दिए तो ये पी ए इक्वल टू के हो जाएगा। तो पी ए इक्वल टू के हो जाएगा तो ये तो प्योर है भाई, तो प्योर है तो पी ए, पी नॉट ए लिख सकते हैं ना, आप इसको लिख सकते हैं देखो भी, प्योर के लिए पी नॉट बताए थे, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इक्वल टू के, तो पी नॉट ए के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो हम क्या किए, उसी तरह से सिमिलरली क्या किए, निकाले क्या कि पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, उसी तरह से पी बी आपका पी नॉट बी इक्वल टू के हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं उस सॉल्यूशन से कि यानी पी ए इक्वल टू के जगह में अब क्या लिख दिए, पी नॉट ए। ओके,
अब यहाँ ये पी नॉट ए को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है इंटू ये एक्स ए मोल फ्रैक्शन। अब पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी उसी तरह से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब यह देखो, जब हम ये इस्तेमाल किए, आप इसको ये एक्स ए को जीटा भी कोई बोलते हैं ना, जीटा, जब इस टर्म से इस्तेमाल करते हैं पी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जीटा ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ क्या करते हैं, अब आता है क्या, डाल्टन साहब का एक लॉ है, अगर हमको टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए उस सॉल्यूशन का, ठीक है, यहाँ तक रॉल्स लॉ था। अब तो डाल्टन साहब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मिल जाएगा। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब आपको निकालना हो तो आप यहाँ क्या करो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पी टोटल यानी प्रेशर ऑफ जो पार्शियल प्रेशर पूरा सॉल्यूशन का होगा वो पी ए प्लस पी बी दोनों का, तो पी ए के जगह में बैठा दिए ये, और पी बी के जगह में ये पूरा वैल्यू पुट कर दिए, तो पी एस इक्वल टू पी टोटल को पी एस लिखे, पी नॉट ए। अब ये एक्स ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं, हम आपको भी जस्ट बताएं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। क्या होता है, फिर से देखो, एक्स ए प्लस एक्स बी ये चर्चा कर चुके हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन में 1, तो जब आपको एक्स ए का वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस एक्स बी करना पड़ेगा ना, 1 माइनस एक्स बी, ये चला जाएगा उधर 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ लिखे हैं कि एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब पी नॉट ए प्लस, ठीक है, अब इसको आप क्या करो, अब जैसे यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, अब दोनों में हमको कॉमन एक्स बी लेना है, तो अब अगर जैसे मल्टीप्लाई करो पी नॉट ए, ठीक है, माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा ना। तो हम क्या किए, पी नॉट ए को रखें, अब ये प्लस एक्स बी और ये एक्स बी दोनों जगह है, तो एक्स बी हम लोग यहाँ कॉमन ले लिए, तो पी नॉट बी प्लस का पहले लिखे माइनस ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए कैसे, क्योंकि जब दोनों मल्टीप्लाई करिएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी लिखिएगा ना, तो अब उससे यहाँ एक्स बी कॉमन लेके जब देखिएगा तो ये टर्म आ जाएगा, ओके। तो हमको ये दोनों में से कोई भी आप इसको याद रख सकते हो, ये अगर नहीं याद रखोगे तो जानो कि पी टोटल पी ए प्लस पी बी के इक्वल टू होता है, और पी ए होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ओके। अब यहाँ क्या करो, इसी को अगर वेपर फेज में जब भी न्यूमेरिकल देता है ना, तो एक वेपर फेज में भी पूछ देते हैं लोग उसको, जैसे एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा, वेपर फेज में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो जब वाष्प प्रावस्था में देखने को क्या मिलेगा, जब आपको कहेगा कि वेपर फेज में आप निकालिए पूरे कंपोनेंट निकालिए, या तो फिर कंपोनेंट निकालिए या मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा, कहते हैं क्या, इफ़ यदि वाई ए, अब वहाँ एक्स भी कंफ्यूज करते हैं इसलिए वाई ए लेके चल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। वाई एंड वाई बी आर दी मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स ए एंड बी कब इन वेपर फेज। भाई वो तो लिक्विड फेज था, 2 लिक्विड का सॉल्यूशन था, 2 वोलेटाइल लिक्विड का था, कंफ्यूज नहीं करना है, और ये वेपर फेज का है, जब वेपर फेज रहेगा तो अब आपका यहाँ है ना। तो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन साहब का ये फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, वेपर फेज में इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये थोड़ा सा वहाँ पढ़ना था। तो यहाँ देखने को क्या मिलेगा, वेपर फेज में आपको देखने को मिलेगा कि वाई ए लिक्विड ए के लिए जो अगर वेपर कंपोनेंट यानी मोल फ्रैक्शन आपका जब निकालना है तो पी ए बाई पी टोटल, अब पी ए बाई पी टोटल यानी दोनों का एक रेशियो हो जाएगा, ठीक है, पी ए बाई पी टोटल यानी पार्शियल प्रेशर लिक्विड ए कंपोनेंट का, उसका पार्शियल प्रेशर टोटल पार्शियल प्रेशर से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल कर आएगा। तो पी आप यहाँ देख सकते हैं, पी ए इक्वल टू जब आपको निकालना हो तो वाई ए इंटू पी टोटल, पी एस पी लिख सकते हो पी टोटल के, ओके। सिमिलरली वाई बी इक्वल टू पी बी बाई पी टोटल, तो पी बी जब निकालना हो तो वाई बी इंटू पी टोटल, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो, अब इसी पर हमको एक नोट देखने को मिला, ठीक है। कभी कभी लोग भाई लोग क्या पूछ देते हैं, ये पूछ देते हैं कि भाई लोग कभी ये पूछ देते हैं कि
रॉल्स लॉ एक कैसे स्पेशल केस है हेनरी लॉ से, मतलब रॉल्स लॉ हेनरी लॉ से कैसे मिलता जुलता है, ठीक है, क्या दोनों में डिफर है। तो भाई आप इक्वेशन से समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वही लिखे हैं, रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच बिकम्स इक्वल टू पी नॉट ए। बस दोनों में कुछ डिफर नहीं है, बस के एच जो इक्वल होता है पी नॉट ए के, बस वही डिफर है। क्या है देखो, पी ए इक्वल टू हम लोग रॉल्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स है, उसी तरह से पी वी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स भी। चलो पी वी को आप यहाँ दरकिनार कर दो। हेनरी लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ भी पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हेनरी साहब अपने प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाकर के एच रखे हैं, लेकिन रॉल साहब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाकर पी नॉट ए रखे हैं। तो बाबू यही ना फ़र्क है, पी नॉट ए और ये के एच, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ हम यहाँ लिखे हैं डैट इज करके, अर्थात ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एच डिफर्स फ्रॉम पी नॉट ए। मतलब क्या कहने को मिला, हिंदी में भी अपना लिख सकते हैं कि सिर्फ जो है सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब समानुपातिक स्थिरांक के एच डिफर है किससे, पी नॉट ए से। पी नॉट ए से के एच सिर्फ डिफर है, यानी पी नॉट ए और ये के एच एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, बस यही डिफर है। इसीलिए रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस है किसका, हेनरी लॉ का। ओके, अब आइए देखते हैं न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का। तो क्या कहता है कि वेपर क्लोरोफॉर्म, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CH3 एंड डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 जिसको कहते हैं, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of CH2Cl2 at 298 केल्विन, ठीक है। और सेकेंड में उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट का वेपर फेज में। तो सबसे पहले आइए हम लोग क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसको यहाँ गिवन डैट करके लिखते हैं। ओके, इसको हिंदी में भी आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है, रुक के वीडियो लिख लीजिए, धीरे धीरे करके बढ़ा देते चले जा रहे हैं ना हिंदी में भी। अब देखिए गिवन डैट करके क्या क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 जिसको हम लोग पी नॉट से डिनोट करते हैं, क्लोरोफॉर्म सब्सक्रिप्शन में CHCl3 लिख दिए, 200 mmHg दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। भाई वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमेथेन का CH2Cl2 का दिया हुआ है 415 mmHg, मिलीमीटर मरकरी वेपर प्रेशर का यूनिट होता है। ओके, एटीएम टॉर बार कुछ भी हो सकता है, घबराने का हो सकता नहीं है। वेट ऑफ CHCl3, अब इसको हमको वेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, CHCl3 का 25.5 ग्राम है जो मिक्स करने पर, वेट ऑफ CH2Cl2 40 ग्राम है। अब मॉलिकुलर वेट आप निकालिए CHCl3 का, तो CHCl3 का मॉलिकुलर वेट आप आसानी से, कार्बन का एटॉमिक वेट आपका 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, कितना 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जोड़कर मल्टीप्लाई करके जो भी है 119.5 ग्राम पर मोल आ गया। ओके, अब मॉलिकुलर वेट हमको चाहिए CH2Cl2 का डाइक्लोरोमीथेन का, तो उसी तरह से मॉलिकुलर वेट हमारा आ गया कितना 85 ग्राम पर मोल। ओके, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब हमको निकालना है, pH निकालना है, तो आप अप्लाइड करिए क्या, रॉल्स का नियम, ठीक है, अप्लाइड करिए रॉल्स का लॉ। अब जब रॉल्स का लॉ अप्लाइड करिएगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि pH इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इसको थोड़ा सा लिख दिए उसी तरह से, पी एस पी टोटल है, पी नॉट ए का मतलब CHCl3 शुरू में क्लोरोफॉर्म का दिया हुआ है, एक्स ए CHCl3, पी नॉट भी उसी तरह से, पी नॉट CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन का, एक्स बी, ठीक है, एक्स CH2Cl2। ओके, जीटा आप इसको पढ़ सकते हैं, एक्स को मोल फ्रैक्शन ही है ना।
अब हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ मालूम है हमको, पी नॉट ए दिया हुआ है। ओके, तो हमको सबसे पहले पता कर लेते हैं एक्स से। तो एक्स से तो एक्स सी एस क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन क्या, नंबर ऑफ मोल्स क्लोरोफॉर्म का बटे टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन। तो NCSCl3 चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स बताए थे, वेट बाय मॉलिकुलर वेट उसका। तो वेट तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है 25.5 ग्राम, और उसका मॉलिकुलर वेट क्लोरोफॉर्म का 119.5 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट गया, पर मोल ऊपर जाएगा मोल, और ये डिवाइड करके आपका ये आ जाएगा 0.213 मोल, 0.213 मोल। ओके, उसी तरह से हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसका, डाइक्लोरोमीथेन का। तो वेट बाय मॉलिकुलर वेट, वेट उसका 40 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिकुलर वेट निकाल के देखे 85 ग्राम पर मोल है। तो आपको सॉल्यूशन करने के बाद आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये 0.47 मोल आ गया। ओके, तो अब मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का निकालना है। तो 0.213 बता दीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दोनों का। तो ये ऐड कर दीजिए, ये देखने को मिलेगा, जिसको डिवाइड करके ये आ जाएगा। अब क्या करो, फिर हमको निकालना है, हमको उतने झंझट करने की आवश्यकता नहीं, जानते एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो जब हमको मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का निकल गया, तो डाइक्लोरोमीथेन का निकालना आसान है, 1 में से घटा दीजिए आप उसको। ठीक है, 1 माइनस एक्स CS3Cl3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखने को क्या, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप यहाँ CHCl3 रखिएगा, ये 3 लिखा गया, इसको आप हटा दीजिएगा। ओके, है ना, देख लीजिएगा CHCl3 है। तो 1 माइनस ये मोल फ्रैक्शन CH आपका CHCl3 का आपका रख दिए, तो आपको 0.311 आ गई है ये, इसमें सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया। अब यहाँ से क्या करो, फिर उसी तरह से निकालो, आपको PS बैठा दो। PS हम लोग जानते हैं कि ये चीज़ ऊपर से लिखे हुए हैं ये। उसी तरह से हम लोग क्या किए, CHCl3 का है तो 1 माइनस CHCl2, ठीक है, लिख सकते हैं, बताए थे ना, 2 मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स का ऐड करोगे तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर एक का निकल के दूसरा घटा दो, ये हो गया। उसी तरह से कॉमन ले लो आप। तो कॉमन लेने के बाद देखने को क्या मिलेगा कि P0 CHCl3, ये यहाँ देखो CS2Cl2, ये CS2Cl2 कॉमन आ गया, मोल फ्रैक्शन इसका CS2Cl2 का डाइक्लोरोमीथेन का। तो ये माइनस आपका P0 CHCl3, ये वैल्यू बैठा दिए, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये भी वैल्यू बैठा दिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी वैल्यू बैठा दिए। अब ये यहाँ भी निकाले थे मोल फ्रैक्शन आपका डाइक्लोरोमीथेन का 0.689। तो आप इसको 200 ये कर दिए इसको, तो 215 ये, इसको मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, तो ये आ गया, और ये 200। अब ये जोड़ने के बाद आपको देखने को क्या मिला कि ये आ गया 348.135 mmHg। ठीक है, और ये होप्स ये समझ गए होंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसी पर सेट किया हुआ है फार्मूला पर। अब आपको क्या है, सेकेंड में फिर आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। आपको बताया ना, वेपर फेज में डाल्टन्स लॉ का आपका पार्शियल प्रेशर यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि PA चाहिए, तो P0 A इंटू एक्स है भाई। चूँकि आप जब फार्मूला में यूज़ कीजिएगा, तो फार्मूला में पार्शियल प्रेशर, जब डाल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर, तो वहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, देखने को ही मिलेगा कि आप जब निकाल रहे हो YA इक्वल टू, तो आपको बताए थे कि PA पार्शियल प्रेशर उसका A कंपोनेंट का बाय PS टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आपको PA चाहिए, इसका वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो इसको चाहिए, तो इसको निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए बस साधारण विधि है, आप लगा दो रॉल्स लॉ। ठीक है, तो रॉल्स लॉ PA इक्वल टू P0 A इंटू एक्स है। तो ये उसी तरह से पुट कर दिए, PA का मतलब CHCl3 मान के चले हैं। ठीक है, उसी तरह से, और ये वैल्यू पुट कर दिए, P0 CHCl3 200 और क्लोरोफॉर्म का 0.311, तो ये कट करा गया, और सॉरी आपका ये दोनों मल्टीप्लाई करके 62.2 mmHg पार्शियल प्रेशर है, mmHg रखो आप। PB को उसी तरह से निकालेंगे हम लोग। तो PB का निकालेंगे तो देखने को क्या मिलेगा, उसी तरह से ये चीज़ लिख दिए, B मतलब यहाँ डाइक्लोरोमीथेन को मान कर चले हैं, तो ये चीज़ को लिख दिए उसी तरह से।
उसका वैल्यू 415 दिया हुआ है पी नॉट का, एक्स का वैल्यू आपका ये, तो ये देखने को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकल कर आ गया। अब यहाँ क्या होगा, डाल्टन्स लॉ आप यूज़ कीजिए पार्शियल फ्रैक्शन, अभी बताएं y इक्वल टू पी ए बटा पी टोटल, तो इसी तरह से ये लिख दिए y एक क्या है, क्लोरोफॉर्म है, तो 62.2 आपका पी ये PCHCl3 अभी निकालें, और ये 348 आपका PS सॉल्यूशन आपका ये निकाले, MMHG दोनों कट गया तो ये मिलकर आपका डिवाइड करके आपका 0.178 आ गया। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। चलो यह गया आंसर। अब फिर वाई भी जब निकालना हो, वाई भी निकालना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि YA प्लस YB बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर आप इसे भी निकाल सकते हो तो आपका ये कट कर भी ये यही आ जाएगा, कर करने की नहीं ज़रूरत है। जब आपका YA आप इतना नहीं कीजिएगा तो YB बराबर 1 होता है, तो भाई जब हमारा YA निकल कर आ गया है तो Y भी चाहिए, तो 1 माइनस वाई है, तो 1 माइनस वाई है तो 1 माइनस वाई 0.178 आपका घटा कर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या है ना, यही है, यही आ जाएगा 0.82। ओके ओके चलिए अब क्या है,